नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अगले एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री का 2 और वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें 1773 से लेकर के 1735 तक के एक्ट, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन इत्यादि जो प्रावधान हैं उन सभी को हम लोग कर रहे हैं। 61 एमसीक्यू मैं करवा चुका हूँ पिछले 2 वीडियो में। आज का जो ये वीडियो होगा ये मॉडर्न हिस्ट्री प्रैक्टिस का तीसरा वीडियो होगा और इसमें हम लोग 100 एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे। साइंस का कल मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था, उसको भी जा कर के देखिएगा। बेहतरीन एमसीक्यू हैं, इतने शानदार एमसीक्यू हैं जो पूछे जाते एग्जामिनेशन में उसी पर आधारित हैं। वीडियो के लिए जब मॉडर्न हिस्ट्री का ये हिस्सा कंप्लीट होगा तो इसके बाद फिर से मॉडर्न हिस्ट्री के अगले चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे। अगर आपको डेली क्विज प्रैक्टिस करना होता है, 6 PM शाम में होता है, आप पहले के भी क्विज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको समय नहीं मिलता है 6 बजे में तो आप 8 बजे 10 बजे कीजिए। अगले दिन मॉर्निंग में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अवेलेबल रहता है ग्रुप में क्विज। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना हो डेली 100 एमसीक्यू जीएस के तो आप जुड़ सकते हैं। जीएस का आपका सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा, फिर अपना आप सारा समय केवल मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर दे पाएंगे। जीएस के लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। 61 नंबर तक हमने कर लिया था। आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा, लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, और उसके बाद से मैं आपको ऐड कर दूंगा। 61 नंबर तक कर लिया था हमने, 62 नंबर से करना था हमें। देखिए पहला सवाल आज का क्या है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में गवर्नर के पास विशेष जिम्मेदारी क्या थी। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात पूछ रहा है। दरअसल में 1935 के एक्ट के तहत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसको दी गई थी, तो अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर को दी गई थी। ये पूछा जा चुका है यूपीएससी पीटी 2018 में कि 1935 के एक्ट के द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं किसके हाथों में थी, मतलब अधिक शक्तियाँ किसको दी गई थी। तो सारी की सारी शक्तियाँ जो है मैक्सिमम वो गवर्नर को दी गई थी। ओके, अब पूछा है आपसे इन 3 के बारे में कि कौन सी उसके पास में स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना, शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना, प्रांतीय प्रशासन में ब्रिटिश हितों का संरक्षण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों के तीनों ही यहाँ पर दिए गए थे, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है और बेहतरीन सवाल है, आप मान करके चल सकते हैं। 72 बीपीएससी लेवल का भी सवाल है, ये यूपीपीएससी का भी आप एग्जाम देंगे तो उसमें भी आपको मदद करेगा। सिलेबस तो कदाचित एक ही जैसा होता है बंधुओं, बस एग्जाम का तरीका अलग होता है, पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। इस सवाल को जरा हल कीजिए। किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को कुछ मामलों में अपनी कार्यकारी परिषद को अभिभावी, अब मतलब कि ओवरराइड, कार्यकारी परिषद जो है गवर्नर का, कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो गवर्नर के इर्द गिर्द बनाए गए हैं, 5-6 पोर्टफोलियो जो हैं, इसका कोई फैसला है, इसको गवर्नर जो है ओवरराइड कर सकता है, करने की शक्ति दी, जो 1786 के अधिनियम से शुरू हुई थी। 1786 से शुरू हुई, लेकिन वास्तविक तौर पर 1793 का जो अधिनियम था, चार्टर एक्ट, इसके द्वारा दी गई। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1786 के अधिनियम ने यह शक्ति केवल लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी थी। मैंने आपको समझाया था एक बार कि 1786 का एक्ट लाया ही इसलिए गया था क्योंकि कॉर्नवालिस जो है वो भारत में शासन करने के लिए आने वाला था। तो वो शासन करने से आए उससे पहले उसको एक एक्ट पारित करके दिया गया जिसमें उसको विशेष शक्तियाँ दी गई। लेकिन जब कॉर्नवालिस चला गया उसके बाद ये शक्तियाँ परमानेंट ही कर दी गई, जिसमें ओवर राइड करने की शक्ति को परमानेंट कर दिया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत में एक संघीय प्रणाली की नींव किस अधिनियम के तहत रखी गई, सी हो जाएगा 1935 के अधिनियम के तहत में। लेकिन इस संघ का निर्माण कभी हो ही नहीं पाया क्योंकि इसमें रियासतों ने मिलने से मना कर दिया और इसके कारण से कभी भी उस समय एक संघ का निर्माण नहीं हो पाया। निम्न से कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड वेवेल। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं बंधुओं, निकालिएगा। कई बार इस प्रकार के आसान सवाल में भी बच्चे गलत कर देते हैं और ये पूछा गया है आपसे पीटी एग्जामिनेशन में भी। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेवेल जो था वो सदस्य नहीं था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर जो हैं ये इसके सदस्य थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे ये भारत के राज्य सचिव थे, मिशन के अध्यक्ष यही थे। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर नौसेना के पहले लॉर्ड थे। इन तीनों को भेजा गया था क्रिप्स मिशन के तहत भारत में, लेकिन क्रिप्स मिशन जो है वो असफल हो गया था। मार्च 1942 में आया था ये, और ये जब विफल हो गया तो अगस्त 1942 में गांधी जी ने शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन कि अंग्रेजों अब भारत छोड़ ही दो। लॉर्ड वेवेल भारत के तात्कालिक वायसराय थे लेकिन वो मिशन के मेंबर नहीं थे।
1919 के अधिनियम के तहत किस निकाय को केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग करने का अधिकार दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतीय विधायिकाएं जो हैं ये अलग कर सकती थी केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से। यह विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 67 नंबर है कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय कानून बनाने की प्रक्रिया में किस निकाय ने पहली बार एक कानून सदस्य लॉ मेंबर को शामिल किया? तो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसी में पहली बार लॉ मेंबर के तौर पर मैकाले को शामिल किया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। इसका क्या अर्थ था? गवर्नर जनरल को 1935 के अधिनियम के तहत जो अवशिष्ट शक्तियां दी गई 1935 के तहत में, जिसके बारे में अभी मैंने बताया आपको, उसका क्या मतलब बनता है? इस अवशिष्ट शक्तियों का क्या तात्पर्य होता है? तो इसका तात्पर्य होता है कि जो विषय तीनों सूची, संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं है, राज्य लिस्ट में भी नहीं है, केंद्र लिस्ट में भी नहीं है, अगर वो कोई ऐसा इशू आ जाए तो उस पर कानून जो है उस पर गवर्नर जनरल कानून बना सकता था। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां का मतलब ही यही होता है। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत निम्न से किस निकाय को ब्रिटिश संसद का अधिकार मिला? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डोमिनियन विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 70 नंबर है, किस अधिनियम ने भारत में कंपनी कर्मचारी पर उपहार या रिश्वत लेने पर रोक लगा दी थी? अगर आपको पिछले वीडियो का कहानी याद होगा तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल लेंगे। उपहार और कोई भी रिश्वत लेने पर रोक लगा दी थी। तो 70 का आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्योंकि इस समय जो वॉरेन हेस्टिंग्स था भारत में गवर्नर, तो उसके ऊपर बहुत आरोप लगे थे। उसने बहुत लूट मार मचाई थी, बहुत बड़ी बड़ी रकम में उसने रिश्वत वसूले थे यहाँ के राजा महाराजाओं से, कंपनी को बिल्कुल खोखला करके रख दिया था। इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट के तहत में कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए पहली बार एक्ट को पारित किया गया था, जिसमें रिश्वत इत्यादि लेने पर रोक लगा दी गई थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्रिप्स मिशन 1942 के विफलता का मुख्य कारण क्या था? आसान सवाल, बेहद आसान सवाल। अभी जब मैं GS1 के आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ बच्चों से, जो प्रारंभिक ग्रुप है शुरू किया अभी, तो उसमें मैं उनको जब बोलता हूँ भारत छोड़ो आंदोलन लिखिए, क्रिप्स मिशन को लिखिए, 1935 अधिनियम को लिखिए, तो लिखने का यही फ़ायदा होता है बंधुओं कि जब आप लिखते हैं तो आपको फैक्ट्स याद हो जाता है, फिर वही आपका PT में भी उपयोग होता है। क्या था, क्यों विफल हो गया था क्रिप्स मिशन? मुस्लिम लीग द्वारा पूर्ण पाकिस्तान की मांग, गांधी जी द्वारा अहिंसक प्रतिरोध का आह्वान, या भारत को तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने विफल रहा? इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए संघ से अलग होने का अधिकार शामिल था। इसका आंसर हो जाएगा डी। इससे भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए संघ से अलग होने का अधिकार शामिल था। इट इंक्लूड द राइट टू, मतलब कि दोनों जो देश हैं वो संघ से अलग होने का अधिकार रखते थे। और सबसे बड़ी चीज़ जो थी ना कि इसने हर चीज़ का प्रॉमिस किया हुआ था आफ्टर वॉर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो अगर वो रहे ऑप्शन में तो आप उसी को मारिएगा। वैसे यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। मिशन की विफलता के मुख्य कारण थे डोमिनियन स्टेटस की पेशकश, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, प्रांतों को संघ से अलग होने का अधिकार, जिस पर कांग्रेस ने अविभाजित भारत के सिद्धांत पर आपत्ति जताई, युद्ध के दौरान वास्तविक शक्ति का तत्काल हस्तांतरण न होना, अलग होने का अधिकार एक ऐसा प्रावधान था जिसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को समान रूप से परेशान किया। इसके कारण से इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। किस अधिनियम ने भारतीय विधान परिषद में बजट पर चर्चा करने, कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की? कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते हैं, बजट पर चर्चा कर सकते हैं, बजट पर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, वो पूछने का अधिकार 1909 के एक्ट के द्वारा दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। फिर से कहानी को याद कीजिए। मैंने आपको समझाया था उदारवाद का यह दौर था। उदारवाद का दौर का क्या तात्पर्य होता है? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और उदारवादी नेता जो शुरुआत में थे वो अंग्रेजों से सहयोग करके भारत चलाने की बात कर रहे थे कि भारत की आप चुनौतियों को सुनिए, यहाँ की समस्याओं को सुनिए और आप ही शासन कीजिए, आप ही कर्ता धर्ता हैं हमारे। इसके कारण से उन्हें खुश करने के लिए 1892 ईस्वी का जो एक्ट है वो तैयार किया गया था, जिसमें उदारवादियों को खुश किया गया, कई सारे लोगों को विधानमंडल में शामिल भी किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1892 का यह एक्ट था। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1892 का अधिनियम में विधान परिषद सदस्यों को बजट पर चर्चा करने परंतु मतदान नहीं करने, कार्यपालिका को संबोधित प्रश्न पूछने की दी, पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति 1909 का अधिनियम में मिली है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन शामिल था?
बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैंने आपको पहले ही समझाया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या तात्पर्य होता है, कंट्रोल कौन करता है, अब तो याद हो गया होगा स्टूडेंट्स को पिछले 2 लेक्चर में। पॉलिटिक्स हमेशा कंट्रोल करता है, राजनीति हमेशा कंट्रोल करता है। तो राजनीति यानी कि कंपनी के राजनीतिक कार्यों की निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठित किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, तो ये भी याद रखेंगे। अब पूछ रहा है उसमें कौन कौन शामिल थे, चांसलर ऑफ एक्सचेंजर, राज्य सचिव, प्रिवी काउंसिल के 4 सदस्य, ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य। तो 73 का आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 1, 2 और 3 यहाँ का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस अधिनियम ने प्रांतों में आंशिक रूप से जिम्मेदार सरकार की शुरुआत की, जिसने मंत्रियों को विधानमंडल के प्रति जवाबदेह बनाया। तो 74 का आंसर हो जाएगा बी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसको पहली बार जवाबदेही वाला सरकार कहा जाता है, पार्शली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, आंशिक रूप से जिम्मेदार सरकार की संज्ञा दी जाती है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत किस विषय पर गवर्नर जनरल वायसराय को अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति दी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सैन्य और विदेश मामले पर वायसराय अपने विवेक अनुसार काम कर सकते थे। जैसे आज के राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्तियाँ क्या क्या प्राप्त है, तो बहुत कम शक्तियाँ प्राप्त है, क्योंकि हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक है और अध्यक्षीय प्रणाली है अपने देश में। कौन सी प्रणाली है, अध्यक्षीय प्रणाली। अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है कि भारत में प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविकता में कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, लेकिन नाम मात्र के प्रमुख हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय को विवेकाधीन शक्तियाँ आज कम प्राप्त हैं, लेकिन उस समय अंग्रेजी वायसराय होते थे तो उन्हीं को सारी शक्तियाँ प्राप्त होती थीं, तो इसलिए उनको विदेश और सैन्य मामलों में विवेकाधीन शक्तियाँ दी गई थी, अपने विवेक से सारे फैसले कर सकते थे वो, इसका आंसर बी हो जाएगा। 1935 का अधिनियम के द्वारा दिया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था, तो भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता, भारत में ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को समाप्त करना, भारत में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम, सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम था। 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम पहली बार गैर आधिकारिक नॉन ऑफिशियल सदस्यों को निम्नलिखित में से किस पर मतदान करने की अनुमति दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1909 के तहत में जो कौन गैर आधिकारिक सदस्य थे तो उनको कोई मतदान की शक्ति दी ही नहीं गई थी, इसका आंसर डी हो जाएगा। उनको कोई मतदान की शक्ति नहीं दी गई थी, इसका आंसर डी हो जाएगा। 1909 का अधिनियम ने गैर आधिकारिक सदस्यों को बजट पर चर्चा करने, पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति दी, हालांकि उन्हें केंद्रीय या प्रांतीय बजट पर मतदान करने की शक्ति नहीं दी गई थी। ये याद रखिएगा, छोटे छोटे गहरे फैक्ट हैं ये, जहां सवाल अगर बनते हैं तो ये कठिन हो जाएगा आपके प्रीलिम के लिए। और मुझे जैसा लग रहा है कि एईडीओ का जो स्तर होगा वो बीपीएससी पीटी के जीएस जैसा ही होगा, डीएसओ जैसा होगा। डीएसओ डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो एग्जामिनेशन होता है उसके लेवल का होगा, यूपीपीएससी के लेवल का होगा। आप मान सकते हैं अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो। इसलिए कृपया इस एग्ज़ाम के लिए जीएस को सही से पढ़ें, क्योंकि बीपीएससी ये एग्ज़ाम ले रही है, बीएसएससी नहीं ले रही। अगर बीएसएससी ले रही होती तो वन लाइनर फैक्ट वाला हो सकता था, लेकिन बीपीएससी ये एग्ज़ाम ले रही है, इसलिए यह एग्ज़ाम उतना भी आसान नहीं होगा जितना बताया जा रहा है। ऊपर से 10 लाख फॉर्म डाले गए हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए 1781 के संशोधन अधिनियम ने गवर्नर जनरल और उनकी परिषद को निम्नलिखित में से किसके क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। 1781 में उसके परिवर्तन किया गया, जिसने गवर्नर जनरल और उनकी जो परिषद थी उसको किसके क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। इसका आंसर बी हो जाएगा, जिससे गवर्नर जनरल जो है, जिससे वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो अपने मन मुताबिक काम कर सके, लूट मार कर सके। इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्य का चुनाव किस पद्धति से किया जाना था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चयन किया जाना था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका भाई, तो मुख्य उद्देश्य इसका था संघीय इकाई के बीच विवादों का निपटारा करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आज भी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार क्या है। मूल क्षेत्राधिकार को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि राज्य का जो विवाद है ये विवाद सुलझाना है, केंद्र और राज्य का जो विवाद है, केंद्र और 2 से अधिक राज्यों का विवाद है, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ अगर कोई विवाद है तो उस पर केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ही फैसला दिया जा सकता है।
तो कोर्ट की परिकल्पना, संघीय न्यायालय की परिकल्पना ही इसीलिए की जाती है ताकि संघ की जो इकाइयां हैं, जैसे राज्य जो है संघ की इकाई के रूप में हो गया, तो उनके बीच में अगर कोई विवाद होता है तो सुलझाने का काम जो है वो कोर्ट ही कर सकता है। तो उस समय भी यही काम किया जा रहा था, इसीलिए फेडरल न्यायालय की स्थापना उस समय की गई थी। इसको याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। वहीं से लिया हमने ये सारा प्रावधान, 1935 के एक्ट से ही हमारा मैक्सिमम संविधान का हिस्सा तो वहीं से तैयार हुआ है, अंग्रेज़ों की ही देन है। बाकी कुछ जो हिस्सा है उसमें हमने परिवर्तन किया है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से उसको लिया है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को अक्सर निम्न से किस पर आधारित कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉन्टेग्यू की घोषणा पर आधारित कहा जाता है। मॉन्टेग्यू की घोषणा का आधार पर कहा जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। बेहद आसान सवाल। 1919 का अधिनियम अगस्त 1917 में, ये याद रखिएगा, कई बार इसका डेट पूछा जाता है तो बच्चे गलत कर देते हैं, सब 1919 मार करके आ जाते हैं। भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू द्वारा की गई घोषणा डिक्लेरेशन के बाद लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में जिम्मेदार सरकार की क्रमिक स्थापना था। इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में ही आया था, जिसके बेस्ड पर, उसी के आधार पर 1919 का एक्ट तैयार किया गया, जिसको अब यहाँ पर लागू किया गया, भारत शासन अधिनियम 1919 करके। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू घोषणा। किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की सदस्यता को 4 से बढ़ा करके 5 कर दिया? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम ने कर दिया था। क्या है? तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने कार्यकारी परिषद की सदस्यता को 4 से बढ़ा करके 5 कर दिया। गवर्नर जनरल का जो वाइसराय का जो कार्यकारी परिषद था उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें पहले 4 मेंबर होते थे, अब 5 कर दिया गया, जिसमें 5वां सदस्य सार्वजनिक कार्य, पब्लिक वर्क के लिए था। बाद में 1909 का अधिनियम में एक और सदस्य जोड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। 1861 का एक्ट बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अध्यादेश की शक्ति इसी के द्वारा दिया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली का विकास भी इसी के द्वारा किया गया। जो नए बच्चे हैं, जो पुराने हैं, जिन्होंने पहला वीडियो देखा उनको तो पता होगा, पोर्टफोलियो का मतलब होता है मंत्रालय। आज जैसे मंत्रालय दिया जाता है ना, तो उसी प्रकार से मंत्रालय का बंटवारा इसके बाद ही शुरू हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1861 का अधिनियम हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के संदर्भ निम्न से कौन सा कथन सही है? इसने रियासतों को अनिवार्य रूप से भारत के डोमिनियन में शामिल होने का आदेश दिया कि सभी रियासत को भारत में ही शामिल होना पड़ेगा। क्या ये सत्य प्रतीत हो रहा है आपको? इसने भारत के राज्य सचिव के पद को बनाए रखा। अगला है कि इसने डोमिनियन विधानमंडल को ब्रिटिश संसद के अधिनियम को रद्द करने की शक्ति दी। इसने गवर्नर जनरल को प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह बनाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसने डोमिनियन विधानमंडल को ब्रिटिश संसद के अधिनियम को रद्द करने की शक्ति दी, और इसी कारण से ब्रिटिश संसद ने जब भारत के आज़ादी के लिए एक्ट पारित किया, उसके बाद उस एक्ट को भारत का विधानमंडल जो है, और ब्रिटिश विधानमंडल कुछ भी नहीं कर सकते थे, भारत का विधानमंडल उसको चेंज भी कर सकता था। तो डोमिनियन स्टेटस यही तो हमारा खत्म हो गया ना, कि हम अब दुनिया के किसी भी एक्ट को अपने ऊपर लागू नहीं होने दे सकते हैं। हमारे संविधान के द्वारा जो एक्ट बनेगा, हमारे देश में जो एक्ट बनेगा, उसको जब तक हम परमिशन नहीं देंगे तब तक वो लागू नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसने डोमिनियन विधानमंडल को ब्रिटिश संसद के अधिनियम को रद्द करने की शक्ति दी। ब्रिटिश संसद द्वारा भूतपूर्व में पारित कोई भी एक्ट होगा उसको भी भारत का जो विधानमंडल है वो रद्द कर सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और प्रांतों के बीच विवाद की स्थिति में किसका कानून मान्य होता? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संघीय कानून। आज भी तो यही होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था उस समय रखा गया वो था कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण को सुदृढ़ करना। राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग भी किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से किस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीयता की शुरुआत की, जिसने उच्च सदन को राज्य परिषद और निचले सदन को केंद्रीय विधानसभा कहा? ध्यान दीजिएगा, उच्च सदन को राज्य परिषद और निचले सदन को केंद्रीय विधानसभा कहा गया। बाद में यही जाकर के लोकसभा और राज्यसभा का स्वरूप लेती है। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा? 86 का आंसर हो जाएगा। 86 का आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया। एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे यूपीएससी है, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कौन सी समिति? तो प्राक्कलन समिति पढ़ा होगा। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति जो है, ये सब समितियां भी 1919 के एक्ट के द्वारा ही आई थी और 1921 से ये सब लागू हुई हैं। इसके अलावा चैम्बर ऑफ प्रिंसेज
नरेंद्र मंडल जिसको कहा जाता है। अब ये पहली बार आप लोगों ने सुना होगा। भारत के जो रियासत थे उनके नरेंद्र लोगों को जोड़ करके एक छोटा सा मंडल बना था जो रियासतों के बारे में फैसला लेते थे अंग्रेज़, तो उससे पहले उनसे विचार विमर्श करते थे। तो उसकी भी परिकल्पना 1919 के एक्ट में ही आई थी। 1921 से भी ये सब भी लागू किया गया है। तो 1919 का एक्ट बहुत विस्तारित है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ये तो करवा दिया मैंने। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय विधान परिषद में प्रतिनिधित्व के संबंध में क्या प्रावधान किया गया। 1853 चार्टर एक्ट के तहत भारतीय विधान परिषद में प्रतिनिधित्व के संबंध में क्या प्रावधान किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विधान परिषद में स्थानीय प्रांतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। विधान परिषद में स्थानीय प्रांत से प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी। 1853 के चार्टर एक्ट ने विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। 4 नए सदस्यों में से 4 को मद्रास, 6 में से सदस्यों में से 4 को मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरा के प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त किया जाना था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विधानमंडल में अब लोकल लोग जो हैं अलग अलग जगहों से चुन करके आएंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि निम्न से किस मिशन ने प्रांतीय समूहीकरण के प्रावधान के कारण सबसे अधिक राजनीतिक विवाद को उत्पन्न किया था। तो ये कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन ने ए, बी और सी समूहों विभाजित करने का प्रावधान किया। ए हिंदू बहुल, बी और सी मुस्लिम बहुल, जिसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच विवाद उत्पन्न कर दिया कि ये धर्म के आधार पर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम में वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को किस विभाग का पोर्टफोलियो दिया गया था। तो इनको विधि विभाग का पोर्टफोलियो दिया गया था 1909 ईस्वी में। इसका आंसर ए हो जाएगा। 1935 के अधिनियम के तहत संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना क्यों की गई थी, क्यों किया गया होगा भाई। बहुत आसान सवाल है। रेलवे के प्रशासन को गवर्नर जनरल के सीधे नियंत्रण से मुक्त करने के लिए 1935 के अधिनियम के तहत में फेडरल रेलवे अथॉरिटी बनाया गया था, जिससे गवर्नर जनरल जो है उनके नियंत्रण में रेलवे चलता था, तो उनके नियंत्रण से बाहर करके इसको चलाने के लिए यह विभाग बनाया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम की सबसे बड़ी कमी क्या थी। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम की सबसे बड़ी कमी क्या थी। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए, पढ़िएगा इसको और इसका आंसर निकालिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। विधान परिषद के पास कोई वास्तविक विधायी शक्ति दी ही नहीं गई थी। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो भी गवर्नर जनरल के हाथों में थी। इसलिए विधान परिषद अगर कोई कानून बनाता भी तो गवर्नर जनरल उसको वीटो कर सकते थे, वाइसराय उसको वीटो कर सकते थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को बंगाल के अलावा अन्य प्रांतों के लिए विधायी परिषदें स्थापित करने का श्रेय दिया। तो 1861 के अधिनियम के द्वारा जो बंगाल के अलावा मद्रास और बम्बई प्रांत था उसके लिए भी विधायी परिषदें स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब तो साथ ही और सवाल है, मार्ले मिंटो सुधार के तहत निम्न से कौन सा प्रावधान था। तो केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत की शुरुआत की गई। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए 1909 के अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद आधिकारिक बहुमत को बनाए रखा गया, जबकि प्रांतीय विधान परिषद को गैर आधिकारिक बहुमत रखने की अनुमति दी गई। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 94 नंबर सवाल है कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा था। आपको पहले ही मैंने समझाया कि क्रिप्स मिशन की सबसे बड़ी कमी ही यही थी कि हर चीज़ वो बोल रहे थे हम युद्ध के बाद करेंगे, युद्ध के बाद करेंगे। तो गांधी जी ने बोला युद्ध में आप जीतोगे इसकी गारंटी तो है नहीं, और युद्ध के बाद की आप विश्वास दिला रहे हैं हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि भाई बी हो जाए, क्योंकि वादे केवल युद्ध की समाप्ति के बाद ही लागू होने वाले थे। इसलिए इसको गांधी जी ने कहा कि पोस्ट डेटेड चेक है, वो भी उस बैंक का जो विफल होने वाला है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत किस विषय को संघीय सूची में शामिल किया गया था। तो सी हो जाएगा मुद्रा। और नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या है कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम का अंतिम उद्देश्य क्या था। तो भारत में प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए कंपनी से क्राउन को सत्ता हस्तांतरित कर दिया गया, और इसके बाद से उन्होंने भारत के सामाजिक जो नीतियाँ थी उसमें उन्होंने हस्तक्षेप भी करना छोड़ दिया। इसका आंसर बी हो जाएगा। और हिंदू मुस्लिम डिवाइड भी इसके बाद ही उन्होंने शुरू किया था आधिकारिक तौर पर। किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत को लागू किया, जिसे 1833 में केवल प्रस्तावित किया गया था। 1833 में इसका प्रस्ताव केवल लाया गया था, वास्तविक तौर पर 1853 के बाद यह शुरू हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। 1853 का चार्टर एक्ट इसका उत्तर हो जाएगा।
अगला है, निम्न से किस अधिनियम में पहली बार सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो सिद्धांत था इसको बढ़ावा दिया। ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है इसकी शुरुआत तो 1909 में हुआ था। इसके उस शुरुआत में केवल मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था प्रदान की गई थी। इसका तात्पर्य होता है कि मुस्लिम नेता का चुनाव मुस्लिम जनता ही करेगी। आपके एरिया में कोई मुस्लिम नेता खड़ा है तो उसको केवल मुस्लिम जनता ही वोट करेगी। तो धर्म का आधार विभाजन हो गया ना ये। तो इसकी शुरुआत तो 1909 से ही हुई थी, लेकिन अगली बार जब 1919 का अधिनियम लाया गया तो इसमें और भी समुदाय को शामिल कर दिया, जैसे सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, एंग्लो इंडियन को और यूरोपीय लोगों को शामिल किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार में किस विषय का पोर्टफोलियो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था? तो उनके पास में गृह मंत्रालय था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, रेगुलेटरी एक्ट के तहत में 1773 के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या था? तो केवल ब्रिटिश भारत के नागरिकों पर ही उसका क्षेत्राधिकार लागू होता था। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके तहत मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के 100 MCQ प्रैक्टिस करवा दिए हैं 3 वीडियो मिला करके। अब से हम ऐसा करेंगे ना कि 100 MCQ अगर होगा तो उसको 2 ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, 50-50 करके। और अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक मैं आपको डेली ही लगभग MCQ प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शर्तें लागू है, अगर आप नहीं देखेंगे तब कैसे प्रैक्टिस होगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।